हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने जा रहा है। कैसे हम रिवीजन करें, नीट 2020 हमारे सामने खड़ा है। कैसे हम रिवीजन करें, कैसे ओमार को फिलअप करने में हमसे क्या मिस्टेक्स होती हैं, लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन में हम लोगों से क्या मिस्टेक्स होती हैं, एग्ज़ाम को हमें कैसे टेकअप करना चाहिए, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे हमें डिप्रेस करता है, एट्सेट्रा। हमें अच्छी रैंक लेनी है, हमें एक अच्छी स्कोरिंग करनी है, उसके लिए हम क्या करें। आज का लेक्चर इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको पूरा देखो, उन पॉइंट्स को नोट करो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, इस समय आपको कोई नई बुक को नहीं छूना चाहिए। आपके जो अपने नोट्स बने हैं, आपने चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, आपने सेल्फ स्टडी की है, आपने ऑनलाइन स्टडी की है, बस आपके जो अपने नोट्स हैं आप बस उसको पढ़ो। नोट्स बनाते समय, नोट्स बनाने का एक ये तरीका होता है कि जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप उसको हाईलाइट करो, और जब रिवीजन होता है तो आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही देखो। आप उसमें कोई नई बुक को इस समय बिल्कुल मत उठाओ। हाँ, मॉक टेस्ट एक अलग बात है, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन कोई नई बुक को उठाने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके जो अपने नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट, जो मॉक टेस्ट आप दो वो सेम टाइम पर दो। जैसे नीट का जो एग्ज़ाम है वो दोपहर में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है, 2 PM to 5 PM। तो आप नीट का एग्ज़ाम जो अपना मॉक टेस्ट दोगे, आप बिल्कुल ये मानते हुए कि आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एकदम उसी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में दो। 2 PM to 5 PM दो, बल्कि प्रेफरेबल तो ये है कि आप अपने लिए 15 मिनट का टाइम कम रखो। आप उसे 4:45 पे ही अपने लिए डेडलाइन रखो, ताकि आपकी एक हैबिट बने फास्ट सॉल्व करने की। आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा रहे, आप उसकी प्लानिंग करो। नो डाउट ये एक पैंडमिक सिचुएशन है, वहाँ पे आपको एक जो मास्क लगा करके पेपर देना पड़ेगा, तो आप अगर उसकी भी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो, दैट इज़ वेरी एडवाइजेबल। आप मास्क लगा करके टेस्ट दो, है ना, उससे आपको एक हैबिट आपकी डेवलप होगी उस चीज़ की कि आप मास्क लगा के अगर आप पेपर दे रहे हो तो क्या डिफरेंस आ रहा है। जब आप घर में भी पेपर दे रहे हो तो भी आप किसी तरह का कोई हेल्प किसी नोट से या आप किसी बुक से कुछ नहीं लोगे। आप ये मानते हुए पेपर सॉल्व करोगे कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कर रहे हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हमें मॉक टेस्ट को एकदम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में देना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स में एक अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें। पेपर में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस आसान हों, सारे क्वेश्चंस टफ हों, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन ज़रूर ईजी होते हैं हर सब्जेक्ट में, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ टफ लेवल पे होते हैं। तो आपको हमेशा करना ये चाहिए कि पेपर को आप 2 स्टेप में दो। एक स्टेप में चाहे आपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, इन जनरल स्टूडेंट बायो से करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि वो कुछ सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम किल कर देते हैं कि उनके पास फिजिक्स के लिए टाइम बचा ही नहीं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आप करो, लेकिन एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में आप पेपर को जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं या आपको आते दिख रहे हैं, आ रहे हैं, आसानी से आ रहे हैं, आप उनको मार्क करते जाओ, आप उनको सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट राउंड में आप सारे तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर को सॉल्व कर लो। किसी भी क्वेश्चन में फंसो मत। अगर उसमें लग रहा है कि टाइम किल हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको छोड़ दो और उसको सेकेंड राउंड में करो। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी पेपर में सारे क्वेश्चन टफ हो। हाँ, एग्जामिनर ये कर सकता है कि एक साथ उसने कई क्वेश्चन टफ डाल दिए बच्चों का मोरल गिराने के लिए, उनको डिप्रेस करने के लिए, तो ये हो सकता है। तो अगर आपने फर्स्ट लेवल पर कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपके पास 50% 60% क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पेपर में एक चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो हमें आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो हमें नहीं आते, लेकिन जो हमें आता है वो गलत ना होने पाए, क्योंकि जो आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है वो हमें टोटल 5 नंबर की चोट देता है। 4 जो हमें मिलने चाहिए थे, 1 नंबर जो हमारा निगेटिव मार्किंग के कारण कट गया, है ना। तो हमें जो आता हुआ क्वेश्चन है किसी हालत में गलत ना होने पाए और हमारा आता हुआ क्वेश्चन छूटे ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग मॉक टेस्ट में भी करें। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, तो हम ये देख लें कि हम एक कॉलम बना लें, कितने क्वेश्चन हमारे आते हुए सही हुए, कितने हमारे क्वेश्चन आते हुए गलत हुए, कितने क्वेश्चन हमारे आते हुए छूट गए, ताकि हमें ये पता चले हर सब्जेक्ट में, ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उसे हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारा जो मेन एग्ज़ाम है
जो संडे को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसमें उस गलती को न दोहराएं, हम उससे अपने आप को बचा सकें। तो बेटा आपको नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या दिया कि आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आता हुआ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यानी हमें इन एनी केस नेगेटिव मार्किंग तो बचानी ही है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, छूट रहा है, उसमें हमें मार्क्स नहीं मिल रहे, लेकिन बाद में बड़ा ख़राब लगता है जब आप पेपर को बाद में एनालाइज करते हो और तो आपको पता चलता है अरे ये क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम किसी और क्वेश्चन में किल हो गया, किसी और पोर्शन में किल हो गया, तो उस समय बड़ा ख़राब लगता है। उसका अननेसेसरी हमारी स्कोरिंग पे, हमारी रैंक पे असर जाता है। नेक्स्ट, किसी भी हालत में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक मत होने दो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखो। एग्जामिनर ये माइंड ट्रिक यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, एक साथ कुछ क्वेश्चंस आपको टफ दे देंगे। तो अब अगर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस वहीं गिर गया, जो एग्जामिनर चाहते हैं, क्योंकि उनका ये टास्क है कि वो कई लाख बच्चों में से बच्चों को छांटे और कुछ हज़ार बच्चों को सेलेक्ट करें, तो अपना मेंटल कॉन्फिडेंस कभी मत गिरने दो, अपना जो मोरल है वो एकदम बूस्ट रखो, कॉन्फिडेंस लेवल अपना मेंटेन रखो, ये समझ के चलो कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना है, इस बार मुझे एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है, मेरा सिलेक्शन होगा। ये फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखो। हर क्वेश्चन को तुम उतनी ही एनर्जी के साथ में, उतनी ही जोश के साथ में, एफिशिएंसी के साथ में एफर्ट करो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम 4 क्वेश्चन शुरुआत में कर रहे हैं और हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो हमारा 5वां क्वेश्चन में हम इतने डिप्रेस हो गए कि उस 5वें क्वेश्चन को आसान था तो भी हमको लग रहा है कि कठिन है, गलत ना हो जाए। ये ना हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू मेंटेन इट। नेक्स्ट पॉइंट, नीट में जेईई मेंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज़। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखोगे नीट में हर साल डिट्टो वही क्वेश्चंस उठ करके चले आते हैं, वो एज इट इज़ क्वेश्चन उठा करके एग्जामिनर डाल देते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। नीट के लिए जेईई मेंस के जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट पिछले 12-13 साल 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लो, सॉल्व करो। अगर नहीं तो एटलीस्ट आपको उसका आंसर याद हो जाए कि हाँ वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। आप ये मान के चलो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओएमआर जो फिलअप होता है उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियां करते हैं। अपने टीचिंग प्रोफेशन में, एसीएल एजुकेयर में हम लोगों ने ये चीज़ बार बार देखी है। कई बार देखा बच्चे जो है वो ओएमआर भरने में गलती करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। तो ओएमआर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ लोग उसे बिल्कुल लास्ट में फिलअप करते हैं, कुछ लोग उसको 2 स्टेप में फिलअप करते हैं। अब आपकी जो स्ट्रेटजी हो, अब आप उसको चेंज मत करो, उसको वैसे ही रखो। लेकिन करो क्या कि जैसे मान लो आप 2 स्टेप में करते हो या आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तब आप ओएमआर फिलअप करते हो। तो जब आप सॉल्व करते जा रहे हो, जिस समय आपने टिक लगाया होगा अपने आंसर पे, सपोज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका आपने बी ऑप्शन पाया है, तो जो बी ऑप्शन है, एक काम करो, जो ओएमआर शीट है उस पर जहाँ वो सर्कल किया जाता है उसको थोड़ा हल्का सा डॉट उसके पेरीफेरी के पास में, जहाँ वो गोल है उसके पास में हल्का सा डॉट, ताकि आप उसको पहचान जाएं कि आपने इस डॉट को लगाया था। और वो जो अगर जो मशीन्स होती हैं, जो टेकिंग मशीन्स होती हैं, वो उसको कंसीडर ना करें। तो फिलअप करने में आपको उससे हेल्प मिलती है। ओएमआर फिलअप करते समय आप कई बार लोग अंदर से बाहर की तरफ फिलअप करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पेरीफेरी के बाहर चला जाता है। तो वो अननेसेसरी आपको भी डिस्टर्ब करता है कि मेरी शीट गंदी लग रही है, और कई बार वो नेगेटिव मार्किंग का भी कारण बन जाता है। तो बाहर से अंदर की तरफ करो, बाहर से अंदर की तरफ, यानी पेरीफेरी से आप अंदर की तरफ आओ। तो डॉट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब दोबारा फिर जब आप रियल ओएमआर फिलअप कर रहे होगे, तो आपको ये पता है कि हमने इस पर डॉट लगाया है, मतलब ये हमारा सही आंसर था। तो आपके लिए बस उसको फिल करने का एक काम रह जाएगा। इन केस अगर आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ा, बाद में आपको लगा नहीं कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही थी, आंसर ये नहीं था ये था, तो आप चेंज कर सकते हो। आप जो दूसरे ऑप्शन को आप फिलअप कर सकते हो, डॉट से आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करो कि क्वेश्चन को एक बार में करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे क्वेश्चंस में, आपका उतना टाइम किल होगा, और जितना टाइम किल होगा वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस, आपका नंबर, आपकी रैंक पर उसका असर दिखाई देगा। तो ओएमआर के मामले में एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप उसको बहुत इत्मीनान से और बिल्कुल ध्यान देते हुए
फिलअप करें। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि 11th नंबर का क्वेश्चन उसका ऑप्शन उन्होंने 12th में भर दिया, 12th का 13th में भर दिया क्वेश्चन में, बाद में उनको पता चला कि अरे गलत हो गया, तो फिर उस समय कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बच जाता। नेक्स्ट पॉइंट, ओएमआर को फिलअप करने में जो टाइम लगता है स्टूडेंट्स कई बार उसे कंसिडर नहीं करते, जबकि वो भी एक कंसिडरेबल टाइम होता है। इसको कैसे जानोगे आप? अभी जैसे टाइम है आपके पास कुछ दिन का नीट के लिए, तो आप क्या करो, जो कोई ओएमआर शीट लेकर के, रफ शीट लेकर के घरों पे आप उसमें रैंडम फिलअप करो, जैसे फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, फिर फोर्थ का ए, फिर फिफ्थ का डी एंड सो ऑन। ऐसे आप उसको फिलअप करो और एक स्टॉप वॉच रख करके ये चेक करो कि ओएमआर फिलअप करने में आपको एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है। आप इसे भी कैलकुलेट करो, तो इससे पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट टाइम लग कितना रहा है उसको फिलअप करने में, और उस टाइम को भी आपको कंसीडर करना चाहिए अपने मेन पेपर में कि मेरे पास 3 घंटा है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट पेपर दीजिए। उसमें एक पॉइंट, उसमें एक हिडन पॉइंट ये भी है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाए, तो आपको ये पता रहे कि अच्छा ओएमआर फिलअप करने में भी तो हमें टाइम लगना है, इतना टाइम लगना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करो ओएमआर में साथ साथ। ओएमआर फिलअप करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, स्टूडेंट्स उसमें कई बार गलतियां करते हैं। नेक्स्ट, कई बार देखा है स्टूडेंट्स जो रफ वर्क करते हैं वो बड़ा ऐसे करते हैं कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो रफ वर्क बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखा है मैंने कई बार फिज़िक्स में स्टूडेंट्स 4×2 को 6 लिखते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग में इतना प्रेशर होता है, इतना दिमाग में टेंशन होता है, प्रेशर होता है कि वो अगर 4×2 = 6 उनके दिमाग में एक बार आ गया तो फिर वो 6 ही रहता है। बाद में जब वो आते हैं बाहर तो उनको लगता है अरे 4×2 तो 8 था, ठीक ना। तो रफ वर्क को साफ करो, क्योंकि रफ वर्क अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हो, ठीक है फास्ट तो करना है, टाइम कम है, लेकिन ऐसे करना है कि हम अपनी ही राइटिंग में गलत ना कर जाएं। ऐसा ना हो कि हमने खुद ही अपनी ही राइटिंग गलत कर दी, ये गलती ना होने पाए। ये बात भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रफ वर्क को करो, फास्ट करो, लेकिन साफ सुथरा करो कि तुम अपने ही पेपर में, अपने ही राइटिंग में कंफ्यूज ना हो जाओ। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार सिली मिस्टेक से हम अपने आंसर को, हम अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जिसका असर फाइनली हमारी रैंक पे बनता है। नेक्स्ट बेटा, अब जो बात हम लोग करने चल रहे हैं वो सुनने में थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन करना है। क्या करना है? अभी आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ो, आप एक टाइम टेबल बना के पढ़ो, लेकिन कल एग्ज़ाम है तो आज की रात आप बिल्कुल लाइट भोजन करके, लाइट खाना खा के आराम से सो, बॉडी को पूरा रेस्ट दो, ताकि आपका जो ब्रेन है वो अगले दिन पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब वो दिमाग उनका थका हुआ है, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं दिमाग उनका थका हुआ है। तो दिमाग जब आपका थका हुआ होगा, आप एक ऐसी मशीन से फुल एफिशिएंसी एक्सेप्ट मांग रहे हो जो कि ऑलरेडी थका हुआ है, तो वो अपने फुल एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, हमें एक रात पहले बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है, दिमाग को, शरीर को बिल्कुल आराम देना है। पेपर 2 बजे से होगा, तो सवेरे भी उस दिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में ना पड़े, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। जितना आप उस दिन साइलेंट रह सको, जितना साइलेंट रह सको, जितना अपने आप को आप काम रख सको, शांत रख सको, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना कम से कम आप लोगों से बात करो और बिल्कुल काम, कीप काम, शांत एकदम, फाइन। तो आपको इस एक रूल को भी फॉलो करना है। यानी ये रूल क्या है कि आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरा रेस्ट करना है, और किसी से व्यर्थ के जो कन्वर्सेशन में कि इतनी मेरिट जाएगी, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह के अननेसेसरी डिस्कशंस में किसी से नहीं पढ़ना है। आप मोबाइल को अपने या तो मत रखो अपने पास, या आप उसे साइलेंट करके रखो, किसी से कोई बातचीत नहीं। आप उस समय अपने दिमाग की फुल एफिशिएंसी का, अपने ब्रेन की फुल एफिशिएंसी का यूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट, आप एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इस बार पेंडेमिक कंडीशन है, ये पेंडेमिक कंडीशन है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी ली जा रही है। इन जनरल एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए राय दी जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा और पहले पहुंचो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो, आप थोड़ा सा टाइम अपने हाथ में लेके चलो,
क्योंकि रास्ते में आप अगर कोई दिक्कत आती है आपको किसी प्रकार की, तो आप उसके लिए कुछ टाइम अपने हाथ में लेके चलो। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच करके वहाँ पे आप बैठ के कहीं किनारे बैठ के आप पढ़ सकते हो, जगह देख करके आप बैठ के अपना रिवीजन कुछ कर सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम एकदम एग्जामिनेशन हॉल पे एकदम 11th आवर पहुँचे, घबरा के पहुँचे, तो उसका असर हमारे पेपर पे पड़ना स्वाभाविक है। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे चेक कर लो। जब घर से निकलो तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली चेक करके निकलो। पैंडेमिक सिचुएशन है तो मास्क वगैरह जो है वो आपको लेके जाना ही है, सैनिटाइज़र आपको लेके अपना जाना ही है, वो तो एक अंडरस्टूड कंडीशन है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब की नॉर्म्स हैं आपको उनको फॉलो करना ही है। रोल नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करो, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से उसे फिलअप करो। रोल नंबर ये ना हो कि हमने रोल नंबर को जल्दबाजी में भर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनका आप थोड़ा ध्यान दो। आप एक अच्छी रैंक से सेलेक्ट होगे। आपने जो पढ़ाई की है पूरे साल भर उस पर भरोसा रखो। हैव फेथ ऑन गॉड, हैव फेथ ऑन डिवाइन। ईश्वर आपके साथ हैं, पूरी मेहनत करो। अभी जो टाइम है आपके पास उसमें पूरी मेहनत करो, ईश्वर आपके साथ हैं, अच्छे से मेहनत करो, आपका एक अच्छे रैंक से सिलेक्शन होगा। सो फाइनली ACL Educare wishes you all the very best for your exam.